हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी मॉक टेस्ट वाली सीरीज़ है। तो मॉक टेस्ट वाली सीरीज़ का ये हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है। और अगर आपने इससे पहले जो शुरुआत के 2 मॉक हैं वो आपने नहीं लगाए हैं तो आप अभी जाके उनको लगाएं और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। इस वीडियो के अंदर भी 20 क्वेश्चन हिंदी से मैंने लिए हैं और 40 क्वेश्चन उत्तराखंड और जीएस से मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा मॉक टेस्ट यहाँ पर आप लगाएं और उसके बाद अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। देखिए, जो पहाड़ी भाषा है इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका जो विकास है किस अपभ्रंश से हुआ है। तो सही जवाब है खस अपभ्रंश से, ठीक है। तो जो पहाड़ी भाषाएं हैं इसी के अंदर जो गढ़वाली है और कुमाऊनी है वो दोनों इसी में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका विकास किससे हुआ है? खस से हुआ है, ठीक है। अगर हम सौरसैनी की बात करें, सौरसैनी से कौन कौन सी हुई है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ये सौरसैनी से हुई हैं, ठीक है, और गुजराती, ठीक है। इसके अलावा ब्राचर से भी जो पंजाबी भाषा है वो इसी से निकली है, सिंधी भाषा इसी से निकली है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए, विराम चिन्ह कौन से हो गया? ये जो साइड में लगा रखे हैं ना, ये वाले, इसकी बात हो रही है। तो कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में ये जो विराम चिन्ह है ये कौन से वाले विराम चिन्ह है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, उदाहरण चिन्ह, ठीक है। जो उदाहरण यानी कि इन्वर्टेड कॉमा जिसको हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह की अगर हम बात करें, योजक चिन्ह क्या होते हैं? जो हाइपन बोलते हैं ना हम, जिसको छोटा वाला डैश होता है जो, उसको हम बोलते हैं हाइपन इंग्लिश में, यानी कि योजक चिन्ह, ठीक है। जो साथ के वर्ड्स होते हैं ना उनको जोड़ने के लिए आपस में, जो एकदम एक दूसरे के अपोजिट हो उनको आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होता है। अगर हम निर्देशक चिन्ह की बात करें तो निर्देशक चिन्ह होता है डैश, बड़ा वाला, ठीक है। अगर छोटा वाला होगा तो ये हाइफन है, बड़ा वाला होगा तो डैश होगा, ठीक है। और हंसपद चिन्ह वो होता है जो त्रुटिबोधक होता है, जो हम किसी भी शब्द के नीचे लगाते हैं ना ऐसे त्रुटिबोधक के लिए, तो उसी का अन्य नाम है हंसपद चिन्ह। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो ये इन्वर्टेड कॉमा है, चाहे ये सिंगल में हो चाहे ये डबल में हो, क्या होते हैं? उदाहरण चिन्ह होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1992 में किए गए 71वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। तो देखिए, इनमें से कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी तो अभी भी भारतीय संविधान में शामिल नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो ये अन्य 3 है इनको 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। सबसे पहले एक संविधान संशोधन होता है 21वां संविधान संशोधन 1967 में, जिसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगले बार जब 4 भाषाएं को जोड़ी जाती हैं तो कब जोड़ी जाती हैं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है, जिसके लिए 91वें संविधान संशोधन होता है। चौथा प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था। तो देखिए, जीबी पंत की अध्यक्षता में भी भाषा के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था संसदीय राजभाषा समिति, या कई बार इसको पंत समिति या जीबी पंत समिति भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए जीबी पंत समिति का गठन कब हुआ था, ये भी एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 1957 में, ठीक है। तो जो पंत समिति थी, जीबी पंत समिति, किससे संबंधित थी? राजभाषा से संबंधित थी, या फिर संसदीय राजभाषा समिति, इसका गठन किया गया 1957 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? जो 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जो हमारे पास हमारी वर्णमाला में हमारे पास 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अक्षरा, ठीक है, एक होता है ज्ञा, एक होता है त्र, और एक होता है ये वाला अक्षर, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है। अब मैंने यहाँ पे चारों लिख दिए, तो आप बता सकते हैं कि ये वाला जो है ये एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये कौन सा व्यंजन है? यह संघर्षी व्यंजन है या फिर ऊष्म व्यंजन है। तो ये 3 क्या है? ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। और इनके अलावा जो चौथा होता है वो ये वाला है, ठीक है। अगर हम अक्षा की बात करें तो यह किससे मिलकर बना होता है? आधा का से, और ये षटकोण वाली सा से मिलकर ये बना होता है। ऐसे ही सभी होते हैं जो कि किसी न 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे। अगला है, विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है। तो यह जो रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर, यह रचना है हरिशंकर परसाई की, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, ठ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो देखिए, जो ठ ध्वनि है, पहले आपको ये पता करना होगा कि जो ठ है ये किस वर्ग में आता है, क्योंकि व्यंजन है, कौन से वर्ग में आता है। तो यह
टा वर्ग में आता है, ठीक है, ट ठ आता है ना, तो यह टा वर्ग में है। और टा वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो टा वर्ग है यानी कि टा वर्ग के अंदर आता है, तो यानी कि ये कहाँ का व्यंजन होगा, ये मूर्धन्य व्यंजन होगा, ठीक है। ओष्ठ के अंदर कौन से आते हैं, ओष्ठ के अंदर पा वर्ग आता है, हमको पता है। दंत के अंदर त वर्ग आता है और तालव्य के अंदर चा वर्ग आता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द है जिसके अंदर जो मात्राएं हैं वो शुद्ध लगी हुई हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कुटिया। तो कुटिया यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है। नादान नहीं होता, नादान होता है, ठीक है, नादान। बादाम नहीं होता, बादाम होता है। और प्रामाणिक होता है, यानी कि यहाँ पे भी आ की मात्रा आती है आगे, ठीक है। अगला है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग यहाँ पर लगा गया है, आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बे। तो बेइंसाफी में बे जो है वह उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दों के आगे लगाए जाते हैं जो सार्थक उनको रूप देते हैं। अगला प्रश्न है, देव्य आगमन में कौन सी संधि है। तो देव्य आगमन की बात करें, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा देवी धन आगमन, ठीक है। तो देवी धन आगमन यानी कि जो ई है, बड़ी ई और बड़ा आ कि दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलाकर या बना रहे हैं, यानी कि इसके अंदर कौन सी संधि है, ये किसका पैटर्न होता है, ये यण संधि का पैटर्न होता है। तो इसके अंदर कौन सी संधि है, यण संधि इसके अंदर है, ठीक है। अगला है, भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है। तो भूरी भूरी खाक धूल जो है ये रचना है गजानंद माधव मुक्तिबोध की, ठीक है। तो ये किसकी रचना है, मुक्तिबोध की रचना है, भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है। इनकी एक और काफ़ी फेमस रचना है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मुक्तिबोध की एक और प्रसिद्ध रचना, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। अगला है, अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहा जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पहले ही जो हिंदी वाली बुक है उसके पहले ही पेज में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है, जो अववर्ट है उसको कहा जाता है अपभ्रंश का अपभ्रंश। देखिए, जो भाषा का विकास होता है, हिंदी का विकास क्रम जो है उसमें सबसे पहले होती है संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के बाद आती है पाली, फिर आती है प्राकृत, फिर होती है अपभ्रंश, ठीक है, फिर आता है अपभ्रंश, ठीक है। और उसके बाद आता है अवहट, ठीक है। और अवहट के बाद आती है जो हमारी हिंदी है वो आती है। तो अपभ्रंश का भी अपभ्रंश जो कहलाता है वो अवहट कहलाता है, ठीक है। और सबसे पहले संस्कृत आती है, इसीलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की आदि जननी कहा जाता है, ठीक है। अगला है, सा, श और ह, ये जो चार हमारे व्यंजन हैं ये क्या कहलाते हैं। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो ये शा होता है ये कौन सा व्यंजन होता है, यह संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन होता है, ठीक है। तो यहाँ कहोगे ये सभी जो वर्ग हैं एक ही वर्ग के अंदर आते हैं, ऊष्म या फिर संघर्षी। तो यह सभी संघर्षी व्यंजन हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा सरल वाक्य, एक होता है हमारा जो मिश्रित वाक्य होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो ये 3 भेद होते हैं वाक्य के रचना के आधार पर। लेकिन अगर पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो होता है 8 भेद, ठीक है। चलिए, अगला है, मैं हिंदी का और हिंदी मेरी है, यह कथन किसका है। तो ये देखिए, ये हमने जो हिंदी वाली MCQs वाली सीरीज़ है वहाँ पर भी हमने ये प्रश्न करा था कि मैं हिंदी का और हिंदी मेरी है, यह कथन किसने कहा था। ये कहा था पुरुषोत्तम दास टंडन ने, और इन्हीं को हिंदी का प्रहरी भी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी का प्रहरी किसको कहा जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन को। अगला है, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। देखिए, क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की भी विशेषता बता रहा होता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है एडवर्ब, ठीक है। तो क्रिया विशेषण कौन सा है इनके अंदर, ये बताना है आपने थोड़ा में। तो थोड़ा में कौन सा है, परिमाणवाचक, क्योंकि परिमाण बता रहा है ना कि कितना है, जो हमें क्वांटिटी बता दे, परिमाण बता दे, वो हमारा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए, अगला है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए, जो यह मुहावरा है कान का कच्चा होना, इसका मतलब होता है सुनी बातों पर विश्वास कर लेना, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेना, ठीक है। किसी भी बात पर विश्वास कर लेना, उसको कहा जाता है कान का कच्चा होना।
अगला है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए नाग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है ये आपने बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, तुरंग। ठीक है, नाग का सर्प भी होता है, अही होता है, विषधर होता है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, नाग के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भुजंग हो गया, ये भी नाग का या सांप का पर्यायवाची होता है। व्याल, ये भी सांप का पर्यायवाची है। उरग, ये भी नाग का पर्यायवाची है। और सारंग, तो वो भी नाग का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, अगर बात की जाए तुरंग की, ये किसका पर्यायवाची होता है, तो ये होता है घोड़े का। ठीक है, तुरंग किसका पर्यायवाची है, घोड़े का है। और घोड़े के जो अन्य होते हैं जैसे बाजी हो गया, अश्व आपको पता है, घोटक आपको पता है। ठीक है, एक होता है हय, ठीक है, हय भी उसी का है। सैंधव भी घोड़े का ही पर्यायवाची होता है। अगला है वकील किस भाषा का शब्द है। तो देखिए जो वकील है यह अरबी भाषा का शब्द है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाने के इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और देखिए फ्रेंड, जो ये शब्द होते हैं कि ये किस भाषा का शब्द है, वो किस भाषा का शब्द है, आप इनको एक कहानी के तौर पर इनको आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इस शब्द की, वकील की, तो वकील है तो वकील ने किताबें पढ़ी होंगी, तो किताब भी किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और अगर आप वकील के पास जाएंगे तो आप किस में आ जाएंगे, कर्जे में आ जाएंगे, तो कर्ज भी इसका शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का। इसके अलावा अगर आपकी किस्मत खराब है तो किस्मत खराब, तो किस्मत भी क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। वकील होगा तो वकील कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर उसे क्या मिलेगी, तारीख मिलेगी, तो तारीख भी अरबी भाषा का शब्द है। और तारीख के बाद आखिर में क्या निकलेगा, नतीजा निकलेगा, तो जो आखिर है वो भी क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। और जो नतीजा है वो भी अरबी भाषा का शब्द है। और नतीजा को हम फैसला भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप कहानी करके इसको याद रख सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी भाषा का जो प्रमाणिक ग्रंथ है पहला, वह है पृथ्वीराज रासो और इसकी रचना की है चंद्रवरदाई ने। ठीक है, चंद्रवरदाई ने इसकी रचना की है। अब हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड से रिलेटेड, किस जनपद की पुलिस द्वारा ग्रीन टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई थी। तो ग्रीन टैक्सी सेवा यह चमोली जनपद के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चमोली की पुलिस के द्वारा। अगला है किस जनजाति में लोग मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार करते हैं। तो ये गवन संस्कार करते हैं कौन सी जनजाति में प्रचलित है, यह भोटिया जनजाति से प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है मां आनंदमयी की साधना स्थली कहाँ स्थित है। तो मां आनंदमयी की जो साधना स्थली है यह ऑप्शन बी उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, मां आनंदमयी की साधना स्थली कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। अगला है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इनमें से कौन सी फसल थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है तंबाकू। तो जो वैदिक काल था वहाँ पे तंबाकू का प्रचलन नहीं था। बाद में जब पुर्तगाली आते हैं वो फिर इसकी खेती को यहाँ पर शुरू करते हैं, जिसके ऊपर बाद में जहांगीर प्रतिबंध लगाता है। तो ये प्रश्न भी बनता है किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, जहांगीर ने। अगला है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। देखिए नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है, इसने दिल्ली पर 1739 में आक्रमण किया था। और उस समय जो दिल्ली में मुगल बादशाह था वो कौन था, यह आपने बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला भी बोला जाता है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया था। तो देखिए उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976 में किया गया था और फिर 1978 में इन्होंने संसद का घेराव भी किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। घस्तौली बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो घस्तौली बुग्याल जो है यह चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। तो देखिए जो हमारी जीके वन लाइनर वाली सीरीज़ भी है, आपको ऊपर प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी मैंने इसमें प्रश्न डाले हैं और एग्जाम में भी बनते हैं। ठीक है, तो बिना दुर्ग वाला, दुर्ग यानी कि किला, तो बिना किले वाला एकमात्र सिंधु नगर जो है उसका नाम है ऑप्शन डी चन्हूदड़ो। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो था यह मैसूर का शासक था। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है, मैसूर का सुल्तान भी इसको बोला जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान। और ये जो उस समय नेपोलियन बोनापार्ट था उसने एक क्लब बनाया था, जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो उसका भी ये सदस्य था। आपको पूछा जा सकता है टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था, जैकोबिन क्लब का सदस्य था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें मारा गए थे, और कौन उस समय जो गवर्नर था अंग्रेज़ों का वो कौन था। ठीक है, वो मुझे कमेंट करके आप बताएंगे।
अगला है निम्न में से किसे देहरादून का सुल्तान कहा जाता है? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनमें से किसे देहरादून का सुल्तान कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा महावीर त्यागी को, ठीक है, ऑप्शन डी। तालेश्वर अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो जो तालेश्वर अभिलेख है यह पौरव वंश से संबंधित है, ठीक है, और पौरव वंश का पूरा जो इतिहास है वो इसी अभिलेख के ऊपर लिखा गया है। जो तालेश्वर से इनके ताम्रपत्रीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इन्हीं के आधार पर इनका पूरा इतिहास लिखा गया है और बहुत ही जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो चैनल पर आने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी और कुड़िंद वंश के ऊपर भी। अगला है राज्य में तड़ाग ताल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए तड़ाग ताल जो है यह अल्मोड़ा में स्थित है और इसी ताल से जो जल निकासी के लिए 5 सुरंगें भी यहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है। तो तड़ाग ताल की लोकेशन कहाँ है? यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला है राज्य वृक्ष बुरांश को कब संरक्षित वन घोषित किया गया था? तो जो बुरांश है उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांश, और इसको संरक्षित घोषित किया गया था वर्ष 1974 में, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। जो हमारी जीके बुक वाइज वाली सीरीज़ है और जीके उत्तराखंड वन लाइनर वाली सीरीज़ है वहाँ पर भी हम इसको कई बार देख चुके हैं। अगला है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो भारत को जो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगला है टिहरी रियासत को किस वर्ष पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया था? यानी कि पंजाब हिल स्टेशन या हिल स्टेट एजेंसी के साथ टिहरी रियासत को जोड़ दिया गया था, तो वह वर्ष था 1937 में, ठीक है। तो 1937 में टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ जोड़ दिया गया था, ठीक है, यह उसमें शामिल कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आगरा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए जो आगरा शहर है ये आगरा बसाया किसने था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी थी, ठीक है, लगभग 1502-1503 के आसपास। अगला है राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो जो महाधिवक्ता होता है राज्य के लिए होता है, राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 165 के तहत की जाती है, ठीक है। अगला है वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से होता था? और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये प्रश्न सेम यही था और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समता। तो समता जो पत्र था इसका प्रकाशन ये उत्तराखंड का प्रथम दलित समाचार पत्र था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला दलित समाचार पत्र था समता और ये 1935 में कहीं कहीं पर 1934 भी दिया गया है, लेकिन आयोग ने जब इस प्रश्न को पूछा तो क्वेश्चन में ही साल दिया हुआ था कि 1935, ठीक है। तो इसका प्रकाशन अल्मोड़ा से होता था, ठीक है। अगला है वर्ष 1588 में अकबर और रुद्रचंद की भेंट कहाँ पर हुई थी? तो देखिए जो पूरी कहानी है, जो चंद्रवंश वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी, कैसे कैसे यहाँ पर जो घटनाएं थी वो घटी थी, कैसे हुसैन खान टुकड़िया वहाँ पर आया था, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और पूरी बातें हमने वहाँ पर करी है, फिर अकबर ने इसको यहाँ से कहाँ भेजा था वो सारी बातें। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अकबर और रुद्रचंद की भेंट कहाँ पर होती है? तो इनकी भेंट होती है लाहौर के अंदर, ठीक है। 1588 में अकबर और रुद्रचंद की भेंट लाहौर में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और एग्जाम में पूछे जाने के इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो यह है शेरमैन ओकले की, ठीक है। तो शेरमैन ओकले की किताब है होली हिमालय। अगला है टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से शुरू किया गया था? तो टेस्ट क्रिकेट में देखिए इससे पहले कहीं पर कभी कभी 4 गेंदों का ओवर होता था, ठीक है, बीच में तो 8 गेंदों का ओवर कर दिया था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो 6 गेंदों का ओवर है वह किया गया वर्ष 1900 से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1900 के बाद से क्या किया गया? 6 गेंदों का ओवर को फिक्स कर दिया गया, ठीक है। असीम गंगा किसकी सहायक नदी है? देखिए हमको पता है असीम गंगा जो है यह डोडी ताल से आती है, ठीक है। डोडी ताल कहाँ है कमेंट करके बताएं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है। असीम गंगा डोडी ताल से आती है, लेकिन सहायक किसकी नदी है? तो यह भागीरथी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो विजयनगर साम्राज्य या फिर हम्पी के खंडर भी बोलते हैं कि हम्पी के खंडर कहाँ पर स्थित है? तो वह भी
तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? कल ही मैंने टेलीग्राम चैनल पे इस क्वेश्चन को भेजा था, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो हरिहर और बुक्का होते हैं वो इसके संस्थापक होते हैं, और हरिहर और बुक्का जिस वंश को चलाते हैं उस वंश का नाम है संगम वंश, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो कृष्णदेवराय आता है विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा, वो तुलुवा वंश का होता है, ठीक है। तुलुवा वंश का होता है वो, ये आपको ध्यान में रखना है। टेलीग्राम में कल ही मैंने इसको वहां पर भेजा था, ठीक है। अगला है कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? देखिए ये प्रश्न दो तरीके से पूछता है, दोनों कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। यहां पर पूछा है कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, तो सही आंसर होगा सूर्य, ठीक है। लेकिन कई बार कैसे पूछा जाता है, सूर्य के अलावा पृथ्वी का, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, सीधा ऐसे पूछा जाता है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो फिर है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अगला है स्कंद घाटी कहाँ स्थित है? तो जो स्कंद घाटी है इसकी जो लोकेशन है ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में ये स्थित है। अगला है अठूड़ी त्यौहार किस बुग्याल में मनाया जाता है? तो अठूड़ी त्यौहार जो है यह दयरा बुग्याल में मनाया जाता है, और दयरा बुग्याल को प्रसिद्ध करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है चंद्रप्रभा ऐतमाल को, जिनको माउंटेन गोट या पहाड़ी बकरी भी बोला जाता है, ठीक है। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र ये स्थापित किया गया था 8 दिसंबर 2006 में, ठीक है। देखिए जो फ्रेंड इजी क्वेश्चंस होते हैं उनमें साल के अलावा डेट पूछी जाती है, डेट या फिर महीना, तो 8 दिसंबर 2006 को दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना होती है। अगला है उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा था? तो उत्तराखंड के अंदर से, उत्तराखंड की भूमि से सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र था जो प्रकाशित हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी समय विनोद, ठीक है। तो समय विनोद पहला समाचार पत्र था, 1868 के आसपास ये शुरू होता है और 78 में ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो समय विनोद पहला समाचार पत्र था प्रकाशित होने वाला। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ठीक है। तो संविधान के अनुसार जो संघ की कार्यकारी शक्तियां होंगी वो किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। अगला है भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? यानी कि FTTI, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो कहाँ स्थित है? उसकी लोकेशन है ऑप्शन डी पुणे के अंदर, ठीक है। FTTI भी लिखते हैं ना इसको, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इसकी लोकेशन है पुणे के अंदर। बाराहोती दर्रा निम्न में से किन किन जनपदों को जोड़ता है? तो जो बाराहोती दर्रा है यह चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आपको लग रहा हो कि मैं क्वेश्चन तुरंत आंसर इनके तुरंत बता दे रहा हूँ, आपको सोचने का टाइम नहीं लग रहा है, तो आप केवल अपने माइंड में रखिए कि हाँ ये वाला प्रश्न मैं पेपर में कर सकता था, अगर आता तो मैं कर लेता, उस हिसाब से आप अपना एक नंबर जोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है मैं नहीं कर पाता तो फिर आप अपना एक नंबर घटा दीजिए, ठीक है। बस यही करना है आपने, घटाइए नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए ऐसे करके, ठीक है। अगर गलत कर देते तो फिर माइनस कर दीजिए। अगला है किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम भोटिया शब्द का प्रयोग किया था? तो भोटिया शब्द का प्रयोग करने वाला पहला कमिश्नर कौन था, यह आपने बताना है, ऑप्शन बी ट्रेल। और वैसे भी जीएस के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं डाले क्योंकि उनमें टाइम लगता है सोचने में। जीएस के क्वेश्चन आता है तो पहले ही सेकंड या शुरुआत के 2 सेकंड में पता चल जाता है, ठीक है। मेरे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप आंसर टिक कर देते होंगे, ठीक है। निम्न में से किसे मूर्तियों का भंडार उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, इतनी देर में तो आपने आंसर टिक कर लिया क्योंकि जीएस है, अगर आता है तो 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, नहीं आता है तो 5 मिनट में भी नहीं आएगा। मूर्तियों का भंडार उपनाम किसका है? ऑप्शन डी लाखामंडल को मूर्तियों का भंडार कहा जाता है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में बांज की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? देखिए उत्तराखंड का हरा सोना भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और उत्तराखंड के अंदर इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरे विश्व में कितनी पाई जाती हैं कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, पूरे विश्व में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। निम्न में से किस सुल्तान ने राज्य संबंधी मामलों में उलेमाओं के दखल का विरोध किया था? उलेमा यानी कि मुस्लिम धर्मगुरु आप मान सकते हैं, तो उनका दखल का विरोध करने वाला जो सुल्तान था वो कौन था? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो चरक संहिता में उत्तराखंड के लिए वानस्पतिक बगीचा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है ठवाक या गुंठी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो ठवाक या गुंठी यह पहना जाता है हाथ में।
अगला है, किस वर्ष कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीधे न्याय अधिकार में कर दिया गया था? तो देखिए उत्तराखंड एमसीक्यूज वाली सीरीज के अंदर भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं और जीके वन लाइनर वाली सीरीज में भी। तो जो कुमाऊं प्रभाग था, कुमाऊं कमिश्नरी को आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में किस वर्ष लाया गया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1926 में। अगला है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, लेकिन अफ्रीका के कौन से भाग में स्थित है? तो यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है। तो सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में ये स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए सितंबर 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सितंबर 2020 में जो केंद्र सरकार है उन्होंने संसद से एक बिल पारित किया जिसके तहत 3 भाषाएं, कौन कौन सी? डोगरी, ठीक है, इसके अलावा जो कश्मीरी है उसको और हिंदी को। तो डोगरी, कश्मीरी और हिंदी, इनको जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया और इनके अलावा 2 भाषाएं जम्मू कश्मीर की पहले से आधिकारिक थी। कौन कौन सी? एक थी इंग्लिश, अंग्रेजी, और दूसरी उर्दू। अब कुल मिला के कितनी भाषाएं हो गई हैं? 5 भाषाएं हो गई हैं, ठीक है। चलिए अगला है, नंदौर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था, ठीक है, कब हुई थी एक ही बात है। तो नंदौर वन्यजीव अभयारण्य जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? यह आपको बताना है, वर्ष 2012 में। हरिराम पांडे ने किस वर्ष कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हिस्सा लिया था? तो हरिराम पांडे उत्तराखंड से संबंधित हैं और इन्होंने कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है 1890 में, उसमें इन्होंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है 1884 में, 1885 में, उसमें कौन भाग लेता है? ठीक है, 85 में होता है कि 86 में होता है, जिसमें उत्तराखंड के एक व्यक्ति भाग लेते हैं, वो कौन है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला है, पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? देखिए पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है, ऑप्शन डी, विद्यासागर नौटियाल को। अगला है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना राज्य में कब से लागू है? तो यह योजना उत्तराखंड के अंदर कब से लागू है? वर्ष 2004 से, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में सौण या सैण शब्द का तात्पर्य किस से है? तो उत्तराखंड में सौण या सैण, देखिए ये प्रश्न भी हमने उत्तराखंड एमसीक्यूज वाली सीरीज में किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। 32 पार्ट उसके आ चुके हैं। तो उत्तराखंड में सौण या सैण शब्द का जो तात्पर्य है ये होता है जो समतल भू क्षेत्र है उससे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और जो एमसीक्यूज वाली सीरीज है वहाँ पर हम क्योंकि डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं वहाँ पर, यहाँ पर तो हम टेस्ट कर रहे हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने करी थी? देखिए जो जनसंघ है, ठीक है, तो इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी 1951 में, और बाद में यही जनसंघ टूटता है और इसके बाद बनती है बीजेपी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अगर संस्थापक सदस्यों की बात करें, अगर आपको ऑप्शन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना मिले तो फिर दीनदयाल उपाध्याय या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ की स्थापना के लिए 1951 में, लेकिन जो प्रमुख थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला है, किस वायसराय के काल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था? तो जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वो 1839 से 1842 के मध्य में हुआ था, और उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था ये आपने बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। अगला है, पंचेश्वर बांध के लिए भारत व नेपाल के बीच संधि कब हुई थी? तो यह संधि हुई थी वर्ष 1996 में, ठीक है। पंचेश्वर बांध जो कि काली नदी या शारदा नदी के ऊपर है। अगला है, धाद पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो धाद पत्रिका जो थी ये कहाँ से निकलती थी ये आपने बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसके अध्यक्ष थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ये उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और केवल दूसरा नहीं, तीनों गोलमेज सम्मेलन, आपको पता है ना टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तीनों लंदन में होते हैं, और तीनों की अध्यक्षता मैकडोनाल्ड ने करी थी, जो कि वहाँ का पीएम था, प्रधानमंत्री था, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन था, ठीक है। आपको पता है गांधी जी ने केवल दूसरे वाले में भाग लिया था, इसी वाले में, ठीक है, लेकिन तीनों में एक ने भाग लिया था, वो कौन था आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तुम्हारे लिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह एक उपन्यास है तुम्हारे लिए, और ये लिखा है हिमांशु जोशी ने। छत्तीसगढ़ में स्थापित भिलाई इस्पात संयंत्र किस
किस देश की स्थापना किसकी स्थापना किस देश के संयोग से की गई है, ठीक है, यहाँ पर इसको किसकी कर देना, संयंत्र की स्थापना की कर देना, ठीक है, स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई है, ऑप्शन सी सोवियत संघ, या जिसको अब हम बोलते हैं रूस, ठीक है, नया नाम क्या है, रूस। तो इसकी सहायता से, रूस की सहायता से इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अगला है वेदास जनजाति किस देश में निवास करती है। तो देखिए वेदास जो है, ये वेदास जनजाति ये निवास करती है श्रीलंका में। अगला है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था। तो जो चोल साम्राज्य था इसका जो सर्वाधिक विस्तार किया था वो किया था ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। और जो विजयालय था ये तो क्या था, चोल साम्राज्य का संस्थापक था। अगला है राज्य में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो उत्तराखंड के अंदर गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो प्रयागदत्त पंत को जाता है। गढ़वाल में गांव को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सारा पर्व, सारा पर्व या फिर सारा त्यौहार। क्यों मनाया जाता है, गढ़वाल में गांवों को बीमारियों से या महामारी से बचाने के लिए, ठीक है, बीमारियों से बचाने के लिए। साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। तो साहित्य अकादमी जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपने बताना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो देखिए जो ध्यानचंद पुरस्कार है इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी, ठीक है। नए भारत के पैगंबर किसे कहा जाता है। तो नए भारत का पैगंबर कहा जाता है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी इनको बोला जाता है और नए भारत का पैगंबर भी इनको बोला जाता है। अगला है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो गदर पार्टी जो थी यहाँ लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना करी थी सैन फ्रांसिस्को के अंदर वर्ष 1913 में, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। कहाँ स्थापित करी थी, सैन फ्रांसिस्को में। किसने करी थी, लाला हरदयाल ने। और ये कब की थी, 1913 में। और इसने अपना एक पत्र निकाला था गदर पार्टी ने, और जिसके प्रथम पेज पर हमेशा क्या छपता था, वो छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, ठीक है। तो अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा किस पत्र में छपता था, तो गदर पार्टी का जो पत्र था उसमें ये छपता था, ठीक है, प्रथम पेज में हमेशा। अगला है किस पंवार शासक ने सिख आक्रमण से बचने हेतु राखी नामक कर दिया था। तो राखी नामक कर जो था यह दिया था जयकृत शाह ने, ठीक है। तो सिखों के आक्रमण से बचने के लिए उनको एक कर देना स्वीकार किया था जयकृत शाह ने, जिसका नाम था राखी कर, ठीक है। अगला है 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो देखिए 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, उससे पहले कब हुआ था पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध, वो हुआ था 1965 में, ठीक है। और यहाँ पर भी पाकिस्तान हारा था। तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मठों से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कई सारे मठों को हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं। तवांग मठ जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है चांगथांग ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो चांगथांग ग्लेशियर ये कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन है उत्तरकाशी में। और फ्रेंड कल ही हमने एक ग्लेशियर वाली वीडियो यहाँ पर दी थी जिसके अंदर काफ़ी सारे ग्लेशियर्स मैंने आपको बताए थे। अगर आपने वो नहीं देखी है प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप उसको देख सकते हैं या फिर वीडियो वाले सेक्शन में, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है बेसबॉल, ठीक है। तो बेसबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का। और किस ग्राउंड में खेला जाता है, तो जिस ग्राउंड में खेला जाता है उसका नाम है डायमंड, ठीक है। तो डायमंड इसके ग्राउंड को कहते हैं। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है। तो देखिए इंदिरा गांधी की जीवनी किसने लिखी है, यह आपने बताना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पुपुल जयकर ने इंदिरा गांधी की जीवनी लिखी है। अगला है टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है। तो टीपू सुल्तान मस्जिद जो है यह कोलकाता में स्थित है, ठीक है, मैसूर में नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। कहाँ स्थित है टीपू सुल्तान मस्जिद, कोलकाता में, ठीक है। यह कलकत्ता भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, दोनों एक ही नाम है। अगला है इनमें से कौन एक ब्राउज़र नहीं है। तो आउटलुक जो है यह एक ब्राउज़र नहीं है, बाकी के अन्य जो तीन है चाहे वो नेटस्केप हो, मोजिला हो या फिर सफारी, ये सभी क्या हैं, यह एक प्रकार के वेब ब्राउज़र है। अगला है किस कत्यूरी शासक ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। तो बौद्ध धर्म का विरोध करने वाला कत्यूरी शासक या फिर कार्तिकेयपुर शासक या फिर कई बार पूछा जाता है निम्बर वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी भूदेव, ठीक है। तो भूदेव ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था, ठीक है। अगला है
नंबर प्लेट पर उत्तराखंड सीरीज कब से शुरू की गई थी? देखिए आपको पता है उत्तराखंड का पूर्व नाम था उत्तरांचल, जो कि 1 जनवरी 2007 से क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, और यही प्रश्न बना रहा है कि उत्तराखंड की जो नंबर प्लेट है यूके वाली, ये कब से आई? तो ये आई थी 1 नवंबर 2007 से। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वो है ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी की जो है मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है और जलवाष्प, ये सभी क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगला है 7 पहाड़ियों के नगर किसे माना जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर माना जाता है ऑप्शन डी, रोम को। ठीक है, लूसेंट जीके वन लाइनर वाली सीरीज में हमने इस क्वेश्चन को किया था और रोम के अन्य क्या क्या नाम है वो सभी हमने वहाँ पर देखे थे। अगला है अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो अलमाटी बांध है यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, अलमाटी बांध। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाते हैं? तो वेदों के जो गद्य प्रकरण होते हैं, ठीक है, मैंने आपको जो लूसेंट वन लाइनर वाली सीरीज उसमें बताया था कि वेदों को समझने के लिए इनके गद्य जो लिखे हैं, गद्य साहित्य जिनको बोलते हैं, वो लिखे गए हैं और किस वेद का कौन सा गद्य साहित्य है वो सभी हमने वहाँ पर देखे थे। ठीक है, तो इनको बोला जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो वेदों के जो प्रमुख गद्य प्रकरण होते हैं उनको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण होता है ना, अलग अलग चीज़ें होती हैं, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, वो वाले। ठीक है, तो लूसेंट वन लाइनर वाली सीरीज में मैंने आपको सारा बताया था, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, सामवेद के कौन से हैं, यजुर्वेद के कौन से हैं और अथर्ववेद के कौन सा है। वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सबसे पहले जो संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था वो दिया था एम.एन. रॉय ने। ठीक है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण की कला का जो जन्म होता है यह गुप्त काल में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो महावीर स्वामी के नाम पर ये रखा गया है। महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, गोवा में इसकी लोकेशन स्थित है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग जो था यह 2004 में इसको बनाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था सोमपाल। ठीक है, अंतिम प्रश्न है हमारा, गोरखों ने कुमाऊं के ब्राह्मणों पर कुशही या फिर कहीं पर कुराही भी है, ठीक है, वैसे कुशही है, तो कुशही नामक कर कब लगाया था? तो अंग्रेजों ने कुमाऊं के ब्राह्मणों पर जो यह कर था यह लगाया था। ठीक है, इसको ऑप्शन को आप करेक्ट कर लेना, एक को 1797 कर लेना। ठीक है, दोनों रिपीट हो गए, तो 1797 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों यहाँ पर रिपीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1797 में गोरखाओं ने कुमाऊं के ब्राह्मणों पर क्या लगाया था? कुशही नामक कर को लगाया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा मॉक टेस्ट 3। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, पैटर्न अच्छा लगा होगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है पूरा का पूरा। ठीक है, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे वीडियोज़ को देखने के लिए जो हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल का नाम है जीके ट्रैकर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे और जो भी अपडेट है उनके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।